जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हो जाइए तैयार और पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। साथियों, चलेंगे, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है कि बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखिए, जब बारिश होती है तो उसके बाद ना आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो बताइए साथियों, इंद्रधनुष किस साइड में दिखता है? क्या सूरज की ओर आपको दिखाई देता है, या सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, या फिर साथियों कहीं भी सूर्य की स्थिति के बावजूद, या फिर साथियों सूरज के अभाव में भी? तो बताइए साथियों कि बारिश होने के बाद इंद्रधनुष किधर दिखाई पड़ता है? तो देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। आपको पता होगा कि जब भी बारिश होती है ना, उसके बाद जिधर सूरज रहता है, सूरज के विपरीत दिशा में, किधर साथियों? सूरज के विपरीत दिशा में क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अब रीज़न अगर आप लोग को बताए साथियों, तो देखिए कि सूर्य की रोशनी जो पानी की, जो वर्षा की बूंद होता है साथियों, उस पर गिरने पर क्या होता है? एक होता है पहले अपवर्तन होता है, फिर परावर्तन होता है। इन दोनों घटनाओं के कारण क्या बनता है साथियों? इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में आप जानते हैं कितने रंग बन जाते हैं? वो 7 रंगों में, एक 7 रंगों का एक पट्टी बन जाता है साथियों, जिसको याद रखने का तरीका क्या है? विबग्योर। क्या है साथियों? विबग्योर। इसको आप ध्यान रखिएगा। विबग्योर एक तरीका है याद रखने का, इसको आप ध्यान रखिएगा साथियों। GYOR। विबग्योर क्या है? एक ट्रिक है आपको याद रखने का। चलेंगे साथियों, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। इसी तरह से आप लोग बने रहें और मेहनत करें। देखिए साथियों, आज का जो सेशन है काफ़ी मज़ेदार है कि इंसान के शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए, हम लोगों के शरीर में जो ऊर्जा मिलता है ना, उसका मुख्य स्रोत क्या है साथियों? क्या ऊष्मा ऊर्जा है, या विद्युत ऊर्जा है, या रासायनिक ऊर्जा है, या स्थितिज ऊर्जा है? साथियों, इस सवाल का जवाब दीजिए कि इंसान के शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंसान के शरीर में जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है साथियों, वो आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा हो जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 2 के बाद तीसरे प्रश्न में। देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि जंतु कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है। देखिए, जंतु कोशिका से मतलब है कि हम लोगों में, यानी हम लोगों के जो कोशिका में ना ऊर्जा का जो भंडारण होता है वो किस रूप में होता है? क्या साथियों स्टार्च के रूप में होता है, या ग्लूकोज के रूप में होता है, या ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या वसा के रूप में होता है? साथियों, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आपको पूछा जंतु कोशिका में, तो ध्यान रखिएगा जंतु कोशिका में जो ऊर्जा का भंडार होता है वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें साथियों? ग्लाइकोजन में। अगर आपको जंतु नहीं पूछ के अगर पादप पूछ देता साथियों, कि बोलता बताओ साथियों कि पादप कोशिका में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है, तब उस सवाल का जवाब क्या हो जाता? ऑप्शन ए हो जाता। यानी पादप कोशिका की बात करें तो स्टार्च हो जाएगा, जंतु कोशिका की बात करें साथियों तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने में है, बोला है कि एंजियोस्पर्म पौधे कौन से होते हैं, यानी किस पौधे को एंजियोस्पर्म कहा जाता है? क्या साथियों बिना बीज वाले पौधे को, या फिर फूल और बीज वाले पौधे को, या फिर केवल शैवाल पौधे को, या फिर केवल फर्न को? बताइए किसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। देखिए साथियों, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है साथियों? एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, और आप ध्यान रखिएगा एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म। इस तरह भी आप ध्यान रखिएगा, एक है एंजियोस्पर्म और एक आपका जिम्नोस्पर्म। तो देखिए साथियों, एंजियोस्पर्म है ना, ये आपका क्या होता है? फूल और बीज वाले पौधे। जो फूल और बीज वाले जो पौधे होते हैं ना साथियों, उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और देखिए, बिना फूल और बिना बीज वाले की अगर बात करें तो आपको क्या हो जाएगा साथियों? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में। देखिए, 5वां प्रश्न आपके सामने में है कि शरीर में किस प्रणाली के द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों का संचरण किया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में हम लोग जो भोजन करते हैं, उस भोजन में जितने सारे भी पौष्टिक आहार होते हैं, जितने सारे भी जरूरी चीज़ है, उसको क्या करता है? हमारी छोटी आंतना भोजन से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी अवशोषित करने के बाद, उस पोषक तत्वों का जो संचरण होता है, मतलब पूरे शरीर में जो उसका आना जाना होता है, तो साथियों किसके द्वारा होता है? क्या श्वसन प्रणाली द्वारा होता है, या रक्त संचारण प्रणाली द्वारा होता है, या मूत्र प्रणाली द्वारा, या फिर पाचन प्रणाली द्वारा? तो देखिए साथियों, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा कि अवशोषित पोषक तत्वों का संचरण वो रक्त संचरण प्रणाली द्वारा। किसको साथियों? रक्त संचरण प्रणाली, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है, रक्त संचरण प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगर यहाँ से आपको सवाल पूछ दे कि रक्त संचरण प्रणाली के बारे में किसने बताया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, कौन था वो? विलियम हॉर्वे। कौन था? विलियम हॉर्वे था। कौन था? विलियम हॉर्वे था। क्या था? रक्त परिसंचरण प्रणाली के बारे में, या फिर रक्त संचरण प्रणाली के बारे में अगर कोई बताया था आपको, तो वो कौन था? विलियम हॉर्वे था। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों। तो देखिए, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 5 के बाद छठा प्रश्न में। देखिए, छठा प्रश्न आप देखिएगा
कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। देखिए हमारे आहार नाल में ना मुख गुहा से लेकर के आपका जो लास्ट भाग होता है वहाँ तक सभी अंगों का ना अलग अलग काम है। तो उसमें से बोला है कि आहार नाल में बड़ी आंत का क्या मुख्य कार्य क्या है साथियों। क्या बड़ी आंत का कार्य वसा का पाचन है, या फिर बड़ी आंत का कार्य जल का अवशोषण है, या फिर साथियों प्रोटीन का पाचन है, या फिर एंजाइम स्राव है। तो ध्यान रखिएगा साथियों कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, ये जल का अवशोषण। यानी आपका जो वेस्ट हो जाता है ना, जो भोजन पूरा पच जाने के बाद जो वेस्ट रहता है उसमें अगर पानी वगैरह अगर ज़्यादा चले गया हो तो बड़ी आंत क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है साथियों, एब्जॉर्ब करके फिर आपके शरीर में भेजता है। अगर आपको यहाँ से सवाल पूछे कि बता दीजिए प्रिय छात्रों, जो वसा का पाचन होता है ना वो कहाँ पे होता है और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। जो वसा का पाचन है और प्रोटीन का पाचन है साथियों, ये आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी आंत में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बड़ी आंत का क्या कार्य है, जल का अवशोषण। और वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन कौन करता है साथियों, वो आपका छोटी आंत करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि किस जीव ने पहली बार भूमि पर जीवन शुरू किया था। बताइए किस जीव ने पहली बार जमीन पर यानी भूमि पर जीवन शुरू किया था। क्या वो एक कोशिकीय जीव था, या फिर उभयचर था जिसको एम्फीबियन कहते हैं, या फिर कीट था साथियों, या फिर डायनासोर था। तो देखिए साथियों बताइए उभयचर के बारे में आप लोग को बताते चलें कि देखिए जो आपका ना जल में भी रहता है और जो आपका स्थल में भी रहता है, यानी जल में भी रह सके और जो स्थल में भी रह सके ना साथियों, उसको उभयचर कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले भूमि पर जो जीवन शुरू किया था वो आपका उभयचर ही था। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा क्या साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव को यानी जिस जीव का शरीर सिर्फ एक कोशिकाओं से बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि कौन सा अयस्क क्रायोलाइट यानी Na3AlF6 में मौजूद होता है। यानी आप इस तरह ये भी समझ सकते हैं कि क्रायोलाइट जो है वो किसका अयस्क है साथियों। आपको बताना है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, क्या तांबा का है, या एल्युमिनियम का है, या लोहा का है, या चांदी का है। फटाफट जवाब दीजिए साथियों, जो क्रायोलाइट है ना वो किसका अयस्क है। तो देखिए साथियों क्रायोलाइट जो है आपका वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका साथियों, एल्युमिनियम का। देखिए क्रायोलाइट के साथ साथ बॉक्साइट भी होता है साथियों। क्या, बॉक्साइट भी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोरंडम भी होता है। क्या होता है साथियों, कोरंडम। ये भी आपका क्या होता है साथियों, ये भी आपका होता है किसका, एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। देखिए क्रायोलाइट बोल दे, बॉक्साइट बोल दे, कोरंडम बोल दे, ये सभी आपका किसका अयस्क है साथियों, एल्युमिनियम का अयस्क है। और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिए आप लोग इसी तरह से ना कंटिन्यू बने रखिए साथियों। देखिए 9वां प्रश्न है कि वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है। देखिए किसको वुड स्पिरिट कहते हैं, क्या मेथेनॉल को, या एथेनॉल को, या ब्यूटेनॉल को, या फिर प्रोपेनॉल को। तो बताइए साथियों, एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि सब में क्या है साथियों, सब में अल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है। कौन सा, मेथेनॉल यानी ओएल यानी अल्कोहल। तो बताइए साथियों कि वुड स्पिरिट जो है, वुड स्पिरिट किसे कहते हैं। तो देखिए वुड स्पिरिट ने आपका मेथेनॉल को कहा जाता है। किसको साथियों, मेथेनॉल जो है, मेथेनॉल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा साथियों कि जो आपका मेथेनॉल है उसको वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है साथियों। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में चलेंगे। 10वां प्रश्न देखिए आप, क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस सिद्धांत का पालन होता है। देखिए जो आपका रासायनिक समीकरण होता है ना साथियों, एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल। और अभिकारक और प्रतिफल में ना दोनों में क्या किया जाता है, संतुलित, दोनों को संतुलित किया जाता है। संतुलित क्यों किया जाता है साथियों, क्या कौन सा सिद्धांत का पालन करता है, क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है, या फिर गैस नियम का पालन साथियों, या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखिए साथियों ध्यान रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस सिद्धांत का पालन होता है, तो वो आपका हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका साथियों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी इसमें इसका क्या कहना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान का ना ही निर्माण किया जाएगा और ना ही इसका विनाश किया जाता है साथियों, ये इसका सिद्धांत है। ठीक है साथियों, तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में। देखिए आज के सेशन का 11वां प्रश्न क्या है कि लवण सामान्यतः
किस प्रकार के यौगिक होते हैं। जो आपका लवण होता है ना साथियों, वो किस प्रकार का यौगिक होता है, क्या वो केवल अम्लीय होता है या केवल क्षारीय होता है, या फिर अम्ल और क्षार से बने तटस्थ यौगिक होते हैं, या फिर केवल तटस्थ होते हैं, बताइए साथियों। तो देखिए आप सबको पता है कि लवण जो बनता है ना, वो क्या आपका एसिड और आपका बेस यानी अम्ल और क्षार के रिएक्शन से आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है यानी नमक बनता है। यानी अम्ल और क्षार के रिएक्शन के बाद ही लवण प्लस जल, जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं साथ, उसको ध्यान रखिएगा। यानी अम्ल क्षार यानी एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, आपका नमक और जल बनता है। इस अभिक्रिया को ना न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है साथियों। तो देखिए लवण जो आपका बना वो किस किस के अभिक्रिया से बना, तो आपका अम्ल और क्षार के बने तटस्थ यौगिक होते, क्या होते हैं, वो आपका हो जाएगा लवण जो है अम्ल और क्षार से बने तटस्थ यौगिक हो जाएगा साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि पानी में चीनी घोलने पर जो घोल बनता है वो कैसा मिश्रण है। बताइए पानी में चीनी घोलने पर जो घोल बनता है वो कैसा मिश्रण है, क्या वो विषमांग मिश्रण है या समांग मिश्रण है या यौगिक है या तत्व है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों कि पानी में चीनी घोलने पर जो घोल बनता है वो कैसा मिश्रण है। तो देखिए या तो आप पानी और चीनी को घोलिए, या नमक पानी को घोलिए, या नींबू पानी को घोलिए। देखिए साथियों एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विसमांग मिश्रण। आपको ना हम सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए समांग मिश्रण को, समांग को अगर आप तोड़िएगा ना, क्या हो जाएगा, सम प्लस अंग, यानी जिसमें ना हर एक कण यानी हर एक अंग जिसमें क्या होता है सम माने बराबर, यानी बराबर होगा तो उसको समांग बोलेंगे। जैसे आप पानी और चीनी को घोलिएगा ना तो पूरी तरह से ना क्या होता है वो उसके अंदर ना एडजस्ट हो जाता है साथियों। या नमक पानी को घोलिएगा तो पानी और नमक एक दूसरे से ना पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, समांग मिश्रण बोलेंगे। और विषमांग क्या बोलेंगे, जिसमें ना क्या होता है पूरी तरह से ना वो मिलता नहीं है, जिस मिश्रण में क्या होता है पूरी तरह से कण सब आपस में मिलता नहीं है साथियों। जैसे आप क्या किए, बालू और पानी को मिला दिए, तेल और पानी को मिला दिए, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, विषमांग मिश्रण हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने में है कि नीचे दिए गए में से कौन सा वाक्य जड़त्व को सही ढंग से परिभाषित करता है। बताइए कि कौन सा वाक्य जड़त्व जो है, जो न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं साथियों, उसको सही ढंग से परिभाषित करता है। क्या साथियों, बल लगाने पर वस्तु का वेग बढ़ाना, क्या ये परिभाषित करता है, या फिर वस्तु का अपनी स्थिति बनाए रखने का गुण ये परिभाषित करता है, या फिर बल द्वारा वस्तु की दिशा बदलना, या फिर साथियों बल द्वारा वस्तु को घुमाना। तो देखिए साथियों जो जड़त्व का नियम है ना, वो क्या बोलता है, उसका कहना क्या है कि कोई भी वस्तु अपना स्थिति तब बदलेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। मतलब कोई बाह्य बल उस पर कार्य करेगा तो अपना स्थिति को बदलेगा, और इसी को क्या बोलेंगे, उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। और साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखने का गुण, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, जड़त्व का सही ढंग से परिभाषित करता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आपका है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है। बताइए ये फ्लेमिंग ने दायां हाथ का भी नाम नियम दिया है और बायां हाथ का भी नियम दिया है। तो आपको पूछा है कि दायां हाथ का जो नियम है वो किसके लिए प्रयोग होता है, क्या मोटर के लिए, या जनित्र के लिए, या बल्ब के लिए, या वोल्ट मीटर के लिए। तो साथियों इस दोनों को तो काटे दीजिए। आपका एक है मोटर, एक होता है जनित्र। इन दोनों में से दायां हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों दायां हाथ का नियम को ना जनित्र नियम भी कहा जाता है, यानी डायनामो का नियम भी कहा जाता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दायां हाथ का नियम क्या हो जाएगा साथियों, जनित्र हो जाएगा। लेकिन अगर बायां हाथ अगर पूछता साथियों, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है कि बायां हाथ अगर पूछेगा तब क्या हो जाएगा साथियों, मोटर हो जाएगा। यानी तब उस कंडीशन में मोटर हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न है कि 0 केल्विन तापमान पर किसी वस्तु का कण देखिए कितना 0 केल्विन तापमान है, यानी टेम्परेचर बिल्कुल 0 है। तो किसी वस्तु का कण उस समय क्या होगा, अधिक तेजी से कंपन करते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं कंपन करते हैं, या फिर बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करते हैं, या साथियों पूरी तरह से विस्फोट करते हैं। तो फटाफट आप लोग बताइए कि जब ना कितना 0 केल्विन तापमान रहेगा तो उस समय वस्तु का कण क्या होगा साथियों। तो देखिए ऑब्वियसली है कि तापमान बिल्कुल 0 है, तो उस समय ना बिल्कुल भी कंपन नहीं करेगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। कौन सा तरंग क्या होता है साथियों, अल्ट्रासोनिक। क्या रडार, या फिर सोनार, या इंफ्रासोनिक, या फिर माइक्रोवेव। तो देखिए साथियों जो अल्ट्रासोनिक तरंग का जो आवृत्ति होता है ना, अल्ट्रासोनिक तरंग का जो आवृत्ति होता है ना साथियों, वो आपका होता है, एक बार आप लोग बता दीजिए उसका आवृत्ति कितना होता है, 20,000
20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अल्ट्रासोनिक जो होता है ना, जो आपका अल्ट्रासोनिक होता है उसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब देखिए अल्ट्रासोनिक होता 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा और इसका इस्तेमाल कहाँ हो जाएगा साथियों, सोनार में हो जाएगा। ये आपका कहाँ हो जाएगा साथियों, सोनार में हो जाएगा। और सोनार का इस्तेमाल कहाँ करता है, वो आपका नौ संचालक सब करता है, यानी जो समुद्र में जो नाव चलाता है ना, जो जहाज चलाता है, उसमें सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे साथियों 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने में है कि सूर्य किस गैस से बनता है। बताइए सूर्य जो है ना वो किस गैस से बना है। देखिए सूर्य में आपका ना गैस पाया जाता है, कौन कौन सा गैस, क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन और हीलियम, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन। बताइए साथियों सूर्य किस गैस से बना है। तो देखिए साथियों सूर्य जो है ना वो आपका किससे बना है, वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। किससे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर के आपको क्या बना है साथियों, सूर्य बना है। याद रखिएगा सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन और साथियों हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम आपका किस में पाया जाता है, सूर्य में पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि बैक्टीरिया का खोजकर्ता कौन है। बताइए बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या लुई पास्चर साहब, या रॉबर्ट कुछ, या फिर आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बताइए साथियों बैक्टीरिया का खोजकर्ता कौन है। तो आप लोग को बताते चलें कि देखिए आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना साथियों, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसने किसका खोज किया था, बताइए आप लोग फटाफट। इसने पेनिसिलिन का खोज, किसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पेनिसिलिन जो है ना ये प्रथम एंटीबायोटिक है, यानी पहला जो एंटीबायोटिक है ना साथियों वो पेनिसिलिन है, और उसका खोज कौन किया था, आपका अलेक्जेंडर। अब देखिए कभी कभी सीधे ये सवाल पूछ दिए जाते हैं कि बताइए जो प्रथम एंटीबायोटिक है ना उसका खोज कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। या फिर ये पूछ देगा कि प्रथम एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलिन। या फिर ये पूछ देगा कि पेनिसिलिन का खोज कौन किया, तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साथियों। यानी सारे सवालों का जवाब इसी में से घुमा फिरा करके है। उसके बाद देखिए साथियों जो आपका लुई पास्चर साहब है ना, ये आपका जो पौष्टिरीकरण प्रक्रिया होता है इसके बारे में आपका लुई पास्चर साहब बताए थे। उसके देखिए रॉबर्ट कोच साहब है ना, ये भी आपका खोज किया था, किसका, तपेदिक बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा साथियों तपेदिक बैक्टीरिया के बारे में अगर पूछ दे कि बताओ प्रिय छात्रों, प्रिय साथियों कि तपेदिक बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो आपका कौन हो जाएगा साथियों, रॉबर्ट कोच हो जाएगा। पूरा सब बात को आप लोग नोट करते हुए चलिए साथियों। और देखिए बैक्टीरिया का खोजकर्ता कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एंटोनी लीवेनहॉक। कौन साथियों, एंटोनी लीवेनहॉक। और देखिए लीवेनहॉक के बारे में एक बात और आप लोग जानते हैं कि इन्होंने सन 1674 ईस्वी में क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। बाकी सब बातों को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 19वां प्रश्न आपका है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। देखिए विटामिन ना आपका घुलनशील के आधार पर दो तरह का होता है। एक होता है आपका किसमें साथियों, एक आपका जल में घुलनशील और दूसरा आपका वसा में घुलनशील। बस आप ना याद कर लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए जल में घुलनशील और वसा में, तो वसा में ना साथियों क्या होता है, KEDA। वसा में आपका घुलनशील कौन होता है, कीड़ा। और जल में घुलनशील आपका दो ही बचा, एक होता है बी और एक होता है आपका सी। अब बताइए साथियों, बोला कि जल में घुलनशील विटामिन, तो देखिए आप याद रखिएगा वसा जो होता है ना साथियों, वसा में कीड़ा पकड़ता है। वसा में क्या पकड़ता है, कीड़ा। तो कीड़ा मतलब ये हो जाएगा आपका विटामिन के। देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये हो गया आपका क्या, वसा में घुलनशील। और आपका जल में घुलनशील देखिए विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए साथियों ये क्या पूछा था कि जल में घुलनशील ना, तो जल में घुलनशील आपका क्या हो जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 19 के बाद 20वां प्रश्न में, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा साथियों। देखिए अंतिम प्रश्न है कि जब कोई वस्तु तब तैरती है जब, देखिए कोई वस्तु ना तब तैरेगा जब क्या होगा, उसका भार अधिक होता है। जब क्या होगा, उसका भार अधिक होता है, या फिर उसका घनत्व जल से अधिक होता है, या फिर उसका घनत्व जल से कम होता है, या फिर उस पर बल नहीं लगता है। बताइए साथियों क्या होगा, कोई भी वस्तु कब तैरेगा, जल में कोई भी वस्तु कब तैरेगा। तो देखिए साथियों कोई भी वस्तु जल में तब तैरता है जब उसका जो घनत्व होता है ना वो जल से कम हो जाएगा। जब उसका घनत्व जो डेंसिटी होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है साथियों, वो आपका क्या हो जाएगा, जल से अगर कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो वस्तु आपका तैरते रहेगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। तो साथियों ये था आज के सेशन का
अंतिम प्रश्न। तो बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। 20 प्रश्न था, 20 प्रश्न में से आपसे कितना हल हो पाया साथियों, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए आप लोग अपना तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़े, तैयारी करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।